Hi, I am Janvi and you are watching Competitive Vibe. In this video, I am going to cover learning, meaning, and the factors affecting learning and many more. In my previous videos, I have covered socialization, growth and development, and many more topics which you will need in your CDP. I will make sure that I will create a playlist so that you can find it easily. So without any delay, let's start today's topic. Starting from one second. Starting from what is learning? What is learning? The basic question. सबसे पहले अगर लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए. व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग क्या होती है? एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है. किसकी? जिसमें एक जिसमें परमानेंट चेंजेस होते हैं लर्नर के बिहेवियर में, नॉलेज में, स्किल में. कैसे? थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. यानी कि मेन चीज़ जो है लर्निंग जिससे सीखी जाती है वो एक्सपीरियंस होता है. यानी कि चाहे वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हो, अगर आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, अनुभव की है, तो आपने उससे कुछ सीखा ही होगा. यानी कि कुछ लर्निंग ही ली होगी. और वो लर्निंग ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस होती है जिससे कि परमानेंट चेंजेस होते हैं. किसमें? लर्नर के बिहेवियर, नॉलेज या स्किल्स में. इसके बाद ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है. लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. साथ ही साथ ये डायनेमिक प्रोसेस भी होती है. यानी कि ये टाइम के साथ चेंज होती है. एंड इट शेप्स हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट. यानी कि ये मतलब इंडिविजुअल कैसे अपने एनवायरनमेंट से अडॉप्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं. यानी कि अपने जो आसपास की चीज़ें उनके हैं वो उन चीज़ों से कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं और उन्हें कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें लर्निंग नॉलेज या बिहेवियर ही इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है. इसके बाद इतनी एक्सप्लेनेशन से हम ये समझे कि लर्निंग जो है वो एक चेंज है. यानी कि एक परमानेंट चेंज लाती है लर्नर की लाइफ में. और ये कैसे एक्वायर होती है? थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस रैदर देन टेम्पररी स्टेट्स और मैच्योरेशन. यानी कि कोई स्टेट ऑफ मैच्योरेशन है उससे इन्फ्लुएंस होने की जगह ये किससे इन्फ्लुएंस होती है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस से. यानी कि अगर आपने कोई चीज़ अनुभव करी है और उससे जो लर्निंग की है, यानी कि उससे जो आपने सीखा है, वही आपकी लर्निंग है. इसके बाद नेक्स्ट हम इसके देखेंगे कि इसमें क्या पॉइंट्स हैं जो इसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में. तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये परमानेंट चेंज लेके आती है. लर्निंग क्या होती है? एक लॉन्ग लास्टिंग मॉडिफिकेशन है. यानी कि जो चेंजेस होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. यानी कि समय के साथ साथ हमेशा रहते हैं. जैसे कि आपने बेसिक पढ़ाई जो होती है, जो आपने शुरुआती क्लासेस में की, वो आज दिन तक आपका साथ देती है और उसी की हेल्प से आज हम लोग इतना कुछ पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं और जानते हैं. इसके साथ ये एक्सपीरियंस बेस्ड होती है क्योंकि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस करने से ही आती है. चाहे वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो या कोई इनफॉर्मल लर्निंग हो या कहीं से भी आपने सीखी हो, बस आपने अगर उसे सीखा है तो वो आपकी लर्निंग में ही आएगा और कहीं ना कहीं आपने उसे एक्सपीरियंस किया होगा. तो वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है लर्निंग. जैसे कहते हैं ना कि ठोकर लग के ही अकल आती है. तो यानी कि वो ठोकर लगना क्या होती है? एक्सपीरियंस. और फिर वो जो अकल आती है वो होती है लर्निंग. इसके बाद एक्टिव प्रोसेस. लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. इसमें क्या है कि
देखिए, एक्सपीरियंस अगर कहीं पे कर रहे हैं हम लोग, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे एक्टिव प्रोसेस ही होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाला हमेशा एक्टिव होगा। तो इसमें एक्टिव होगा तो इसका मतलब कि वो नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, अंडरस्टैंड कर रहा होगा और इंगेज होगा उसमें। ठीक है। इसके बाद है लर्निंग इज़ गोल ओरिएंटेड, यानी कि ये अपने गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए, मतलब डायरेक्ट उसके तरफ होता है लर्निंग, यानी गोल ओरिएंटेड होता है। इसके बाद यूनिवर्सल होता है, ये कहीं भी कोई भी जगह हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी इंसान हो, कुछ भी उसकी एज हो, कुछ भी उसका बैकग्राउंड हो, किसी भी चीज़ से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फ़र्क पड़ने से मतलब है कि फ़र्क तो पड़ता है, बट यहाँ पे लर्निंग अगर कोई कर रहा है तो ये उससे इसको कोई मतलब नहीं होता। लर्निंग सबके लिए इक्वल होती है। तो ये ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे परमानेंट चेंज लाती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है, गोल ओरिएंटेड होती है और यूनिवर्सल होती है। नेक्स्ट यहाँ से आते हैं कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस कैसे कि लर्निंग क्या नहीं होती। अगर आप कुछ मैच्योर चीज़ें देख रहे हैं तो क्या आप उसे भी लर्निंग बोलने लगेंगे, या फिर कुछ टेम्परेरी चेंजेस हो गए तो क्या आप उसे भी लर्निंग बोलेंगे, या कुछ रिफ्लेक्सेस हुए या फॉरगेटिंग हुई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लर्निंग नहीं होती हैं। मतलब लर्निंग का मतलब है परमानेंट चेंज, और जो एक्वायर किया हो एक्सपीरियंस के थ्रू, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू एक्वायर किया हो, ना कि वो नेचुरली आया हो और या फिर वो टेम्परेरी आया हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। इसके बाद लर्निंग क्या नहीं होती, वो मैच्योरेशन हो गया। जैसे कि मैच्योर जब होते हैं वो नेचुरली होते हैं, जब वो टाइम आ जाता है, जैसे 6 महीने बाद, कुछ महीने बाद, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, जिसकी जितनी वो होती है उस हिसाब से वो मैच्योर होता है बच्चा और वो चलने लगता है। तो ये उसे किसी ने सिखाया नहीं कि तुम ऐसे 2 पैरों पे खड़े हो, फिर एक पैर आगे बढ़ाओ, फिर अगला पैर आगे बढ़ाओ। वो अपने आप जब उसके अंदर वो बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी आ गई, वो मैच्योर हो गया तो वो चलने लगा। तो इसलिए मैच्योरेशन लर्निंग नहीं होती है, वो एक नेचुरल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इसके बाद टेम्परेरी चेंजेस, जैसे कि कभी थकान, बिहेवियर में कोई चेंज, या कभी एग्रेशन हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, या किसी ड्रग इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ चेंजेस हुए बिहेवियर में जो कि परमानेंट नहीं है, तो उन्हें हम लर्निंग नहीं कहते। इसके बाद रिफ्लेक्सेस, यानी कि जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि हम लोग की पलकें झपकती हैं, दिल धड़कता है, और भी बहुत से ऐसे ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो जिन्हें हम रिफ्लेक्स कहते हैं, वो लर्निंग नहीं है। इसके बाद फॉरगेटिंग, यानी कि ये तो लर्निंग का उल्टा हो गया। लर्निंग का मतलब चीज़ें याद करना, सीखना, और फॉरगेटिंग का मतलब चीज़ें भूल जाना। तो इसलिए ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ना कि एक्विजिशन को। लर्निंग एक्वायर्ड होती है। तो क्या चीज़ें लर्निंग नहीं होती हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पर्सनल फैक्टर, पर्सनली किसी की तबीयत ठीक नहीं है, फिज़िकल हेल्थ, या उसकी एज नहीं है अभी वैसी थिंकिंग करने की। जैसे कि प्री ऑपरेशनल एज पे बच्चे को आप फॉर्मल थिंकिंग की चीज़ें कराने लगो अकॉर्डिंग टू पियाजे, तो वो उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी उसकी उतनी थिंकिंग बनी ही नहीं है। तो पर्सनल फैक्टर में
फिज़िकल हेल्थ आ जाएगी, एज जिससे कि एनर्जी लेवल इफ़ेक्ट होता है, कोग्निटिव कैपेसिटी इफ़ेक्ट होती है। इसके बाद इमोशनल स्टेट भी इसी में आएगी, पर्सनल फैक्टर में, कि किसी भी कारण अगर कोई इमोशनल है, चाहे उसका इंटरेस्ट ना हो उस चीज़ को पढ़ने में, चाहे उसके पास मोटिवेशन ना हो, या उसकी बॉडी लैंग्वेज या एटीट्यूड ही नहीं है उस चीज़ को सीखने का, तब भी, या वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, या उसमें इंगेज नहीं है। उसके बाद इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, यानी कि उसके पास उतनी पेस ही नहीं है कि वो उतनी गहराई से चीज़, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को फिज़िक्स टफ लगती है, तो ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स टफ ही है, हो सकता है किसी को इजी लगती हो, तो ये डिपेंड करता है उनके इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड पे। तो ये सभी क्या हो गए, पर्सनल फैक्टर्स। इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे सोशल इन्वायरमेंट, फिज़िकल इन्वायरमेंट, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सोशल इन्वायरमेंट में आपका क्लासरूम इंटरेक्शन आ जाएगा, पीयर रिलेशनशिप यानी आप दोस्तों के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, आपके घर पे कैसा माहौल है, सपोर्ट है या लड़ाई मची रहती है, जो भी है। इसके बाद फिज़िकल इन्वायरमेंट क्या होगा कि क्लासरूम में सही से रिसोर्सेज हैं या नहीं, कंफर्ट लेवल यानी कि वेंटिलेशन है प्रॉपर या नहीं, लाइट्स हैं प्रॉपर या नहीं, सीट का अरेंजमेंट सही है या नहीं, छोटे बच्चों के लिए बड़ी सीट और बड़े बच्चों के लिए छोटी सीट, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो जो भी क्लासरूम सेटअप है वो। इसके बाद सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी सोसाइटल चीज़ें हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, जो लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। कि अगर हमने साइंस का कुछ ज़रा सा अगर अपने कल्चरल चीज़ों में दिखा दिया तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो हम लोग के कल्चरल बिलीव्स हैं इस वजह से। तो इसलिए ये हो जाएंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट अभी फैक्टर्स ये हो गए। इसके बाद इसमें टीचर रिलेटेड फैक्टर्स हैं, यानी कि वो वाले तो जो फैक्टर थे वो एक तो पर्सनल था, पर्सनल में जितने भी टाइप्स थे। इसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। अब टीचर से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, क्योंकि टीचर का काम अब जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग चलती है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड लर्निंग जो चलती है, उसमें टीचर को केवल एक फैसिलिटेटर माना जाता है। उसका रोल इज़ जस्ट अ फैसिलिटेटर। तो यहाँ पे टीचर रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं जो लर्निंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़। सब्जेक्ट मैटर में क्या टीचर को अच्छे से जानकारी है या नहीं, या मान लीजिए उसको जानकारी है बट वो क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है और उसे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, या उसकी टीचिंग उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, या फिर उसके मेथड्स उतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो अगर सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टीज़ नहीं है तो ये लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। इसके बाद टीचिंग स्किल्स, क्या वो सही से टेक्निक्स यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, जो भी टेक्निक्स टूल्स होते हैं क्लासरूम में यूज़ करने के लिए, उन्हें इफ़ेक्टिवली, यानी कि जिस काम के लिए वो बने हैं, जो उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम रिज़ल्ट दे रहे हैं या नहीं। इसके बाद जैसे कि लेक्चरिंग हो गया, इलस्ट्रेटिंग हो गया। कोई एग्जांपल मान लो उसने उठाया, टीचर ने उठाया और एक्सप्लेन किया, बट बच्चों की समझ में आया ही नहीं कि इन्होंने क्या एग्जांपल दे के समझाया है, वो रिलेट ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे टीचिंग स्किल्स फेल हो जाती हैं और टीचर रिलेटेड फैक्टर्स में ये आता है। इसके बाद टीचर का एटीट्यूड कैसा है। टीचर को हमेशा एंथुसियास्टिक, एम्पैथेटिक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, क्लासरूम में पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो घर से लड़के आया और बच्चों पे गुस्सा उतार दिए तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर्स का एटीट्यूड जो है वो एंथुसियास्टिक होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, क्रिएटिव, पॉजिटिव और इंगेजिंग होना चाहिए, क्लास में मोटिवेटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है एप्लीकेशन ओरिएंटेड। एप्लीकेशन ओरिएंटेड का मतलब हो गया कि जो भी चीज़ें सिखाई वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चे के रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करती हूँ, जिससे कि वो जब भी उन चीज़ों को अपने आसपास में देखे
तो उन्हें वो कनेक्ट कर पाए कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, मैम ने ऐसा बताया था, तो वो कनेक्ट कर कर के चीज़ों को सीखे। तो इसलिए जो लर्निंग है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, और ये काम होता है टीचर का। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो ये एक टीचर रिलेटेड फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग उसका कारण बन जाता है। तो ये फैक्टर्स वो हो गए जो टीचर की वजह से लर्निंग में आते हैं। इसके बाद मेथड्स ऑफ लर्निंग। अब मेथड्स क्या क्या होते हैं लर्निंग के, यहाँ पे बहुत सारे, मतलब जैसे इन्होंने दो एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे। एक तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, दूसरी कोग्निटिव अप्रोच है। अब इसमें जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उनकी थ्योरीज दी गई हैं, जिन्हें हम आगे मतलब दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, जिनमें से पियाजे और वाइगोत्स्की को मैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच थी, कंस्ट्रक्टिविज्म की जो अप्रोच थी पियाजे और वाइगोत्स्की की, वो ऑलरेडी कवर्ड है। मैं वीडियो अटैच कर दूँगी, नहीं तो प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगी, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद जो मुझे कवर करना है वो बिहेवियरिस्ट अप्रोच कवर करना है, जिसमें ये दोनों ही अभी तक मैंने नहीं करवाई हैं। पावलोव की और स्किनर की दोनों ही बिहेवियरिस्ट यानी डिटेल में अच्छे से बाद में समझाएंगे। तो यहाँ पे मेथड्स क्या है लर्निंग के, या तो कोग्निटिव तरीके से, कोग्निटिव अप्रोच से, या फिर बिहेवियरिस्ट अप्रोच से। दो तरीके से लर्निंग होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिसमें भी दिमाग का काम हो, वो सब कैसी हो गई, सब कोग्निटिव अप्रोच हो गई। और जिसमें बिहेवियर का काम ज़्यादा हो या आपके स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, तो वो सब क्या हो गए, आपके बिहेवियरिस्ट अप्रोच हो गए। अब इन दोनों अप्रोचेस को डीपली अलग से समझना पड़ेगा। हियर आई कांट एक्सप्लेन इन डिटेल, सो यू जस्ट अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिस्ट अप्रोच एंड कोग्निटिव अप्रोच। जो भी दिमाग वाली चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन से, वो सब कोग्निटिव में जाएंगी, और जो भी बिहेवियर वाली चीज़ें हैं वो सब बिहेवियरिस्ट अप्रोच में जाएंगी। इसके बाद क्या है, की लर्निंग। की लर्निंग थ्योरीज फॉर एजुकेटर्स। पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की की, थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक को तो लर्निंग में हमें कवर करना ही है, स्पेशली यूपी टेट के सिलेबस में मेंशन था ये, और वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये सभी मतलब अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो ये सारे नाम बस आपके लिए एकदम भगवान हैं, क्योंकि इनसे बहुत कुछ बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे बस आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी, जो कि 4 स्टेजेस थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन। ये यहाँ पे बताते हैं कि चिल्ड्रन लर्न डिफरेंटली एट ईच स्टेजेस, यानी कि अलग अलग स्टेज पे जो भी ये स्टेजेस हैं उन पे अलग अलग लर्निंग करते हैं। वाइगोत्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी दी थी उन्होंने, तो वो सोशल इंटरेक्शन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। इनका मेन जो इनके मतलब कीवर्ड्स हैं इनकी थ्योरी के, वो ZPD हो गया और इसके फोल्डिंग हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हैं, थ्योरी डिटेल में आप देख लीजिएगा। इसके बाद थॉर्नडाइक की भी थ्योरी अलग से, इन्होंने भी ट्रायल एंड एरर थ्योरी या और भी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पे अपना लॉ, 3 लॉ दिए थे इन्होंने, ठीक है, वो इनकी थ्योरी में फिर एक्सप्लेन है आगे। तो ये थ्योरीज कुछ मेन है, एक एक करके सबको कवर करेंगे। नेक्स्ट है
इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ी सी समरी टाइप की है, मतलब जो भी अभी तक हम लोगों ने देखा। तो ये लर्नर सेंटर्ड होती है, एक्सपीरियंशियल होती है, कोलैबोरेटिव होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। मतलब ये जो तरीके फॉलो करते हैं हम लोग लर्निंग के लिए, मतलब ये वाली जो स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आजकल सीटेट या यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड्स हटा के नए मेथड्स ला रहे हैं। और नए मेथड्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आप कंटिन्यूस सुनते होंगे, सबसे ज़्यादा मतलब आप देखते होंगे वो यही कि लर्निंग जो है वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, है ना। मतलब कि बच्चे जैसे चाहते हैं, चिल्ड्रन जैसा चाहते हैं, स्टूडेंट जैसे उसको स्टाइल चाहिए, जैसा पेस चाहिए, जैसा उसको जैसी नीड वैसा करते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप कंटिन्यूअस सुनते ही रहते हैं। लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस रहता है। इसके बाद कोलैबोरेटिव होती है, यानी कि सभी लोग साथ में, सभी स्टूडेंट साथ में आके काम करें, इंटरेक्ट करें और अंडरस्टैंडिंग को अपना और अच्छे से करें, डीप करें। इसके बाद डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजी वो बस स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए कि बस एक स्ट्रेटजी बना लाए और सबको उठा के वही दे दी, किसी को उससे बोर हो गया और कोई उससे एकदम समझ ही नहीं पाया क्या था। तो ये डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए, इंडिविजुअल की नीड्स और डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। ये थी कुछ आपकी इफ़ेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़, यानी कि लर्निंग के लिए हम अभी तक जो भी पढ़ रहे थे, तो लर्निंग में कुछ स्ट्रेटजी चाहिए होती है, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट पेज है, ये लास्ट, इसमें मतलब बस मैंने ऐसे एक रिवीजन टाइप का छोटा सा डाल दिया, जो भी अभी मैंने करवाया है वही सब है बस इसमें। तो अब फाइनल रिवीजन बस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या इसमें देखा कि लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंसेस एंड इट इज़ परमानेंट एंड इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड ऑल्सो लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। इतना सीखा हमने। इसके बाद और क्या देखा कि फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स लर्नर वाले फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, यानी कि पर्सनल जो होते हैं, टीचर वाले भी अफेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट के भी अफेक्ट करते हैं, कभी कभी कंटेंट के भी करते हैं कि कंटेंट अगर उस टाइप का नहीं है कि लर्निंग अच्छी हो पाए, कंटेंट अगर हमारा उतना अच्छे लेवल का नहीं है तो कभी कभी कंटेंट भी अफेक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा थ्योरीज़ कौन कौन सी हैं। थॉर्नडाइक की थ्योरी देखी, ट्रायल एंड एरर, मतलब थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी जिसमें उनके 3 लॉज थे। इसके बाद पावलर की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये दोनों बिहेवियरिस्ट अप्रोच थी। इसके बाद कॉलर की इंसाइट थ्योरी, बंडूरा की ऑब्जर्वेशन थ्योरी, और हमने एक देखी थी प्याजे और वाइगोत्स्की की जो कोग्निटिव अप्रोच की थ्योरी थी। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। ये हमारा यहाँ पे रिवीजन कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पे जो लर्निंग कवर किया था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका मैं वो देख लूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उसी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।